हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। बच्चों, मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशनल कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है अपने यूट्यूब चैनल पे। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 9 की एग्जाम्पलर सीरीज, जिसमें हम लोग हर एक चैप्टर का, हर एक एक्सरसाइज का, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो के पहले अगर आप देख सकते हैं तो हमने 5.3 तक खत्म कर दिया था, यानी 5th चैप्टर की 3rd एक्सरसाइज हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। और आज हम फोकस करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज 5.4 पे, जहां पे हम उस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन को, एक एक स्टेटमेंट को समझेंगे और हमारे कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करेंगे और आपके लिए बनाएंगे मैथ्स को इजी पीजी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं इन सब बातों में। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक्सरसाइज के पहले जो एग्जांपल्स होते हैं उन्हें एग्जाम्पलर में स्पेशली कहा क्या जाता है, सैंपल क्वेश्चंस कहा जाता है। तो हम पहला सैंपल क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दिया, पहले उसको रीड करते हैं। अ स्क्वायर इज अ पॉलीगॉन, ठीक है, मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स, आउट ऑफ विच लेंथ ऑफ 3 लाइन सेगमेंट आर इक्वल टू लेंथ ऑफ द 4th वन एंड ऑल इट्स एंगल आर राइट एंगल्स। ठीक है, ये हमें स्टेटमेंट गिवन है। स्क्वायर की एक परिभाषा दी है बेसिकली। ठीक है, तो स्क्वायर इज अ पॉलीगॉन मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, आउट ऑफ विच लाइन सेगमेंट लेंथ ऑफ 3 लाइन सेगमेंट आर इक्वल टू द लेंथ ऑफ 4th वन एंड ऑल इट्स एंगल आर राइट एंगल्स। ये हमें पता है, ये हमें गिवन है। अब हमें पता क्या करना है, क्वेश्चन क्या, डिफाइन द टर्म्स यूज्ड इन दिस डेफिनेशन विच यू फील आर नेसेसरी। तो हम पहले पार्ट पे जाते हैं, किस किस टर्म की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो यदि किसी इंसान को, आपको ऐसे सोचना है कि यदि किसी इंसान को मैथ्स नहीं आती है और उसे आपको ये डेफिनेशन बतानी है तो आपको कौन कौन से टर्म्स बताने चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट पे फोकस करते हुए बच्चों। अ स्क्वायर यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो अ स्क्वायर इज अ पॉलीगॉन। पहला वर्ड जो मुझे पकड़ में आया वो है पॉलीगॉन। तो मुझे पॉलीगॉन डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या होता है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स जिसको नहीं आती वो सबसे पहले ये पूछेगा, भाई साहब पॉलीगॉन क्या होता है, तब तो वो स्क्वायर समझेगा। पहले उसको क्या बताना पड़ेगा, पॉलीगॉन क्या होता है। ठीक है, मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंसान पूछ सकता है वो पूछेगा लाइन सेगमेंट्स क्या होती है। ठीक है, अब ये मत बोलना कि सर उसको 4 भी पता नहीं होगा, इतनी मैथ्स तो आती ही होगी, आप अज्यूम करोगे। हम फोकस कर रहे हैं कौन से टर्म जो उसको नहीं पता होंगे किसी इंसान को। तो लाइन सेगमेंट शायद ना पता हो इंसान को। आउट ऑफ विच लेंथ ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स, वो हमने पहले डिफाइन कर दिया है कि हमें मतलब बताना है, आर इक्वल टू लेंथ ऑफ 4th वन एंड ऑल इट्स एंगल्स, ठीक है, आर राइट एंगल्स। तो राइट एंगल्स भी मतलब क्या होगा वो भी हमें पता लगाना पड़ेगा कि राइट एंगल किस एंगल को बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली। ठीक है, आर देयर एनी अनडिफाइंड टर्म्स इन दिस। क्या इनमें से कुछ अनडिफाइंड टर्म्स हैं? हाँ बिल्कुल। कौन से? अब लाइन सेगमेंट में जो टर्म है लाइन, वो तो भाई यूक्लिड ने भी बोल दिया अनडिफाइंड है, तो यहां पे भी वो यूज होगा। तो लाइन सेगमेंट में क्या है, जो वर्ड लाइन है पर्टिकुलरली वो अनडिफाइंड है। ठीक है, कैन यू जस्टिफाई दैट ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। हमें ये जस्टिफाई भी करना है। तो बच्चों में क्या क्या करना है, आपको पॉलीगॉन की डेफिनेशन फाइंड करनी है। इजी है, पॉलीगॉन क्या होता है सबको पता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन हैविंग 2 एंड पॉइंट्स बेसिकली। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल की डेफिनेशन हम कैसे बताएंगे, इट्स द इंटरसेक्शन ऑफ 2 रेज। ठीक है, तो द फिगर फाउंड बाय इंटरसेक्शन ऑफ 2 रेज इज कॉल्ड अ एंगल। अब यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, सर रेज की भी डेफिनेशन पता होनी चाहिए ना। तो भाई रे की डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए जब आप एंगल डिफाइन कर रहे हैं, तो रे क्या होती है। ठीक है, तो व्हाट इज अ रे, अ रे विच इज एंडलेस एट वन साइड। ठीक है, तो एक तरफ से वो क्या होती है, एंडलेस होती है, एक तरफ से उसका पॉइंट फिक्स होता है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपको राइट एंगल पता होने चाहिए। तो राइट एंगल क्या होता है, जिस एंगल का मेजर 90 डिग्री होता है उसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। इजी। चलिए, कौन से अनडिफाइंड टर्म्स से, लाइन अनडिफाइंड होगा। अगर कहीं आप पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं तो लिख रहे हैं, पॉइंट वर्ड यूज कर रहे हैं, तो वो भी अनडिफाइंड होगा, तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज कि यहां पे जो सेकंड पार्ट है, कैन यू जस्टिफाई दैट ऑल एंगल्स, ठीक है, एंड साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। सारे एंगल्स बराबर होते हैं, वो कैसे बताएंगे, सर सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, करेक्ट। और यूक्लिड ने एक पोस्टुलेट भी दिया है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, या 2 राइट एंगल्स आर इक्वल टू
ईच अदर। तो एंगल्स को प्रूव करने के लिए मैं क्या बोलूंगा कि भाई राइट एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है। इसलिए यूक्लिड का पोस्टुलेट यूज करते हुए मैं बोल सकता हूं कि चारों एंगल आपस में बराबर होंगे, बिकॉज चारों एंगल्स कितने हैं, 90 डिग्री हैं। और साइड्स आर इक्वल। अब साइड्स का क्या दिया हुआ है कि 3 लाइन सेगमेंट आउट ऑफ विच लेंथ ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, तो लेंथ ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, ठीक है, आर इक्वल टू लेंथ ऑफ फोर्थ वन, इक्वल टू लेंथ ऑफ फोर्थ वन। ये इंपॉर्टेंट है हमारे, क्या बोल रहा है वो, इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ फोर्थ वन। यहां पे बच्चों लेंथ ऑफ 3 इज इक्वल टू फोर्थ, ठीक है। एक एक्सियम है जो यूक्लिड ने बताया, जो कहता है कि इफ थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, तो 3 लाइन सेगमेंट चौथे के बराबर है, तो चारों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो इससे हम क्या प्रूफ करेंगे कि चारों साइड आपस में बराबर होती हैं। तो एंगल प्रूफ करने के लिए हमने पोस्टुलेट का यूज किया, साइड्स को इक्वल प्रूफ करने के लिए हमने किसका यूज किया, एक्सियम का यूज किया, ठीक है। तो इन दोनों को यूज करते हुए हमने प्रूफ कर दिया कि सारे एंगल और सारे साइड्स बराबर होते हैं। समझ में आया। थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। एक एक टर्म को डिफाइन करना पड़ेगा, इन सारे डेफिनेशंस को भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए स्क्रीन होगी क्लियर, मूव करेंगे हमारे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 1 आ गया बच्चों एक्सरसाइज 5.4 का। तो हम लोग ने पिछले वाला जो सैंपल क्वेश्चन थे वो एक ही था इस एक्सरसाइज में। हम आ गए एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक और स्टेटमेंट दिया है, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन, ठीक है। तो किसकी परिभाषा बता रहा है वो, इक्विलैटरल ट्रायंगल की परिभाषा बता रहा है। इज अ polygon made up of 3 line segments out of which 2 line segments are equal to the third one and all its angles are 60 degree each। इसमें भी सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही एक स्टेटमेंट दिया है, पिछले क्वेश्चन जैसे ही। आपको करना क्या है, डिफाइन द टर्म्स यूज्ड इन द डेफिनेशन, ठीक है। हम टर्म्स डिफाइन कर देंगे, ठीक है, विच यू फील नेसेसरी। तो कौन कौन सी डेफिनेशन होनी चाहिए, सर पॉलीगॉन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, सर लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसके बाद और किसकी, सर एंगल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। और कोई वर्ड जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, नहीं सर ये सारे वर्ड्स होंगे। तो हमें किसी को भी मैथ्स, जिसको मैथ्स नहीं आती है उतनी अच्छे से, उसको परिभाषा बताने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। डिफाइन द टर्म्स, तो इनको हम डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। उसके अलावा आर देयर एनी अनडिफाइंड टर्म्स इन दिस, हाँ देयर कैन बी अनडिफाइंड टर्म्स। फॉर एग्जांपल आप लाइन सेगमेंट डिफाइन करते समय लाइन का यूज करेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट, इट इज अ टर्मिनेटेड लाइन बेसिकली। तो आपने वहां पे लाइन वर्ड यूज किया, तो लाइन वर्ड जब आपने यूज किया तो आपको लाइन भी डिफाइन करनी पड़ेगी, लेकिन लाइन क्या है, अनडिफाइंड है, तो आप उसको भी मेंशन करेंगे कि भैया यहाँ पे अनडिफाइंड टर्म कौन सी है, लाइन। और उसी को अनडिफाइंड था, लेकिन फिर भी हमने लाइन सेगमेंट को डिफाइन करने के लिए उसको यूज किया है, इसलिए हम लाइन को यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। कैन यू जस्टिफाई दैट ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल इन इक्वल ट्रायंगल। हाँ, ऑल साइड्स के लिए उन्होंने क्या बोल दिया, पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर दूं। साइड्स के लिए बोला है 2 लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल टू थर्ड वन, ठीक है। तो 2 लाइन सेगमेंट थर्ड के बराबर है। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। बाय व्हाट, बाय एक्सियम गिवन बाय द यूक्लिड। तो साइड्स के लिए मैंने किसको यूज किया, एक्सियम को यूज किया। एंड एंगल्स को प्रूव करने के लिए सारे एंगल्स किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है। अब की बार पोस्टुलेट यूज नहीं होगा, बिकॉज पोस्टुलेट खाली 90 डिग्री के लिए है। हमें इस बार एंगल को प्रूव करने के लिए भी एक्सियम का यूज करना पड़ेगा कि सारे एंगल 60 डिग्री के बराबर हैं, मतलब ऑल एंगल्स आर सेम टू इक्वल टू वन थिंग, सो देयरफॉर दे वुड बी इक्वल टू ईच अदर। समझ में आया। यहाँ पे भी हमने सेम एक्सियम यूज किया, एक्सियम नंबर 1, एंड प्रूव किया कि इक्वल ट्रायंगल में सारे साइड और सारे एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बट ये पूरा थ्योरेटिकल जाएगा बच्चों, आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। आपकी हेल्प के लिए मैं इन टर्म्स की डेफिनेशन, प्रॉपर टेक्स्ट बुक डेफिनेशन एक वर्ड्स नोट के फॉर्म में इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा, वहां पे इजीली इसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम स्क्रीन करेंगे क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दिया है, उसको स्टडी करते हैं। 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन, चेक वेदर इट इज एन इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। क्या बोल रहा है, 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है, 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो एक हमने ऐसे बना दी, दूसरी ऐसे बना दी, 2 लाइंस को इंटरसेक्ट करवा दिया। और क्या बोल रहा है, कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन, कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन। मतलब हमने इसको एक लाइन बनाई जिसके परपेंडिकुलर, अच्छा ये हो गया, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है। क्या बोल रहा है, कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन। क्या यहाँ पे वो थोड़ा सा साबित हो रहा है, सर चेक करना पड़ेगा, अभी तो पता नहीं। हमें आगे का क्वेश्चन क्या दिया,
हमें आगे ये क्वेश्चन दिया है कि हमें जो साबित करना, हमें जो पढ़ना है, चेक वेदर इट इज एन इक्विवेलेंट वर्जन टू द यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। ठीक है, अब बच्चों मैथमेटिक्स में यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट के दो वर्जन चलते हैं। ठीक है, एक है आपका प्ले फेयर एक्सियम। कौन सा? प्ले फेयर एक्सियम। ये कहां पे मिलता है भाई साहब? ये मार्केट में नहीं मिलता है, ना किसी गेमिंग प्लेटफॉर्म पे मिलता है। ये कहां मिलता है? आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 5.1 के बाद इस प्ले फेयर एग्जाम के बारे में बुक में स्पेसिफाई किया गया है। ठीक है, आप उसको जब रीड करेंगे तो बेसिकली वो फिफ्थ पोस्टुलेट को कहने का एक और तरीका है, जो कुछ इस प्रकार से है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है L, ठीक है, और एक पॉइंट है मान लो M, ठीक है, तो अगर इस M से पास होने वाली एक यूनिक लाइन होगी जो कि इसके पैरेलल होगी, तो वो क्या डिफाइन करता है? पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट डिफाइन करता है, जो कि यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट में भी आता है। एक और स्टेटमेंट जो आता है जहां पे हम लोग, जिसको हम यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट का एक और वर्जन बोलते हैं, वो कुछ इस प्रकार है कि टू इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी परपेंडिकुलर की जगह वहां पे जो वर्ड आता है वो आता है पैरेलल। तो टू इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। ठीक है, तो यहां पे भी इन्होंने खाली वो पैरेलल वर्ड की जगह परपेंडिकुलर लिख के बोल दिया, क्या ये फिफ्थ पोस्टुलेट का वर्जन है कि नहीं है। पर इस वर्ड को चेंज करने से हमारा फिफ्थ वर्जन पूरा चेंज हो जाता है, फिफ्थ पोस्टुलेट का जो वर्जन है वो पूरा चेंज हो जाता है और एक्चुअल मीनिंग कैरी नहीं कर पाएगा, बिकॉज जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो पैरेलल लाइंस के बारे में बात करता है, परपेंडिकुलर के बारे में बात नहीं करता। इसलिए ये वाला जो वर्जन है ये इसका फिफ्थ पोस्टुलेट का इक्विवेलेंट वर्जन नहीं है। ठीक है, हम उससे फिफ्थ पोस्टुलेट का सेम मीनिंग कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो हम नो लिखेंगे और हम दोनों वर्जन को स्पेसिफाई कर देंगे। कौन से वाले को? प्ले फेयर एग्जाम को भी और ये वाले को भी। ठीक है, विच सेज दैट टू इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। समझ में आया? चलो स्क्रीन करेंगे हम क्लियर, मूव करेंगे हम नेक्स्ट वाले पे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर गिवन एज एक्सियम्स। ठीक है, यहां पे उन्होंने कुछ एक्सियम्स दे दिए हैं जो हमने साथ पढ़े हैं, उसके अलावा आपको बताना है कि इस सिस्टम ऑफ एक्सियम्स कंसिस्टेंट, जस्टिफाई आंसर। कंसिस्टेंट होगा मतलब आपको ऐसा एक भी केस नहीं मिलना चाहिए जहां पे ये एक्सियम, यहां पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाए। ठीक है, अगर ऐसा हो गया, एक भी केस मिल गया, तो मतलब फिर ये एक्सियम नहीं है। एक्सियम क्या होते हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ, मतलब आप उनको कहीं भी यूज करें वो हमेशा सत्य ही साबित होंगे, वो हमेशा सही ही होंगे, गलत मीनिंग कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, पहला, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस। इतना काम कर लेते हैं पहले। क्या बोल रहा है? एक ट्रांसवर्सल इज इंटरसेक्टिंग टू, ये मेरी दो पैरेलल लाइंस और ये आ गया मेरा ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो इफ अ ट्रांसवर्सल इज इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइंस हो गया, देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। व्हाट डू मीन बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स? भाई करस्पॉन्डिंग मतलब एक जैसे, तो ये 1 है और ये 2 है, ये क्या हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ठीक है, ये क्या है? ये है सपोज एंगल 3 और इसके बराबर कौन सा होगा? एंगल 4। ठीक है, आर नॉट नेसेसरीली इक्वल, नॉट नेसेसरीली इक्वल। बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है पैरेलल और ट्रांसवर्सल का, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और हम सबको पता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, ये तो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्सियम है। ठीक है, एक्सियम कहता है कि वो इक्वल होंगे, मतलब एक्सियम है मतलब वो यूनिवर्सल ट्रुथ ऑलरेडी है। ये उसका उल्टा बोल रहा है कि नॉट नेसेसरीली इक्वल, बट एक्चुअली वो इक्वल होते हैं। तो मतलब ये जो एक्सियम है ये क्या हो जाएगा? ये एक्सियम कंसिस्टेंट नहीं है। नो, इट इज नॉट कंसिस्टेंट, बिकॉज हमारे पास जस्टिफाई कैसे करेंगे? बिकॉज वी हैव अ एक्सियम which says that the corresponding angles would be equal if the lines are पैरेलल। तो एग्जिस्टिंग एक्सियम है विच इज ऑलरेडी देयर, तो अलग से हम लोग कुछ उल्टा करेंगे उसका तो कंसिस्टेंट नहीं होगा, अपोजिट बोल रहे हो आप। ठीक है, तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल फॉल्स। तो ये चीज क्या हो जाएगी? ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा मतलब क्या होगा? कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। समझ में आया बच्चों? आप स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ विच एक्सियम विच सेज दैट द करस्पॉन्डिंग एंगल्स वुड बी इक्वल, हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज़ ये उसका एग्जैक्टली अपोजिट है। चलो सेकंड पे आ जाते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, फिर से वही केस आगे क्या बोला? एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है दो पैरेलल लाइंस को। ठीक है, हमने करवा दिया। चलिए आगे। देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। देन क्या बोल रहा है वो? देन वो बोल रहा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। व्हाट यू मीन बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स? ये दोनों, दिस एंड दिस।
ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल फॉर एनी टू पैरेलल लाइंस। ये मैं हमेशा प्रूफ कर सकता हूं। अगर मैं आपको छोटा सा एक विवरण दूं तो बच्चों ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ठीक है। एंगल 1 + 2 कितना होगा सर? 1 + 2 हो जाएगा 180 डिग्री। वाई? बिकॉज दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। एंगल 2 + 3 कितना होगा सर? 2 + 3 भी हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों भाई साहब? सर हमने पढ़ा लाइंस पैरेलल होंगे, सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। अगर लाइंस पैरेलल नहीं होती हैं तो 180 से कम या ज्यादा होता है, पर अगर लाइंस पैरेलल है तो 180 के बराबर होता है। अब ये दोनों तो बराबर, तो इस साइड भी बराबर, तो 1 + 2 शुड बी इक्वल टू 2 + 3। 2 और 2 कैंसिल, तो 1 = 3। अब ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसको हमने प्रूव भी कर दिया, और आप इसको हर बार प्रूफ कर सकते हैं सारे यूनिवर्स में, इंडिया में, पाकिस्तान में, यूएसए में, चाइना में, कहीं भी प्रूफ कर देंगे सेम ही रहेगा। चाइना में जाके अलग नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या मैं यूनिवर्सल ट्रूथ बोल सकता हूं? यस, इसको मैं यूनिवर्सल ट्रूथ बोल सकता हूं, बिकॉज ये हर जगह पे कंसिस्टेंट है। तो ये एक्सियम बन सकता है, तो इसका कंसिस्टेंसी एग्जिस्ट करती है। यस, इट इज कंसिस्टेंट, ठीक है, बिकॉज हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? आप ऐसे प्रूव करके भी कर सकते हैं, और आप साथ में लिख भी सकते हैं कि क्योंकि ये स्टेटमेंट हर जगह पे यूनिवर्सल ट्रूथ है, सारे पैरेलल लाइंस के केसेस में प्रूव होता है, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल ट्रूथ मान सकते हैं, एक्सियम मान सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट हम मूव करेंगे 4th क्वेश्चन पे। रीड द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स विच आर टेकन एज एक्सियम्स, ठीक है। फिर से वही चीज करनी जो पिछले क्वेश्चन में किया, जस्ट रिपीटेशन है, लेकिन इस बार स्टेटमेंट थोड़े चेंज है। इफ 2 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल। ये तो कोई भी बता देगा, अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये हो गया एक एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। वो बोल रहा है ये दोनों एंगल्स बराबर नहीं होंगे। क्या ये एक्सियम कंसिस्टेंट है? पता लगा लेते हैं। ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3। बच्चों फिलहाल के नीचे का एंगल 3 भूल जाओ, ठीक है। अगर मैं एंगल 3 को भूल जा रहा हूं तो कैन आई से दैट एंगल 1 + एंगल 2 वुड बी 180 डिग्री। व्हाई? बिकॉज दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो 1 + 2 कितना है? 180 है, ठीक है, 180। इधर अगर आप एंगल 1 को भूल जाए फॉर अ मोमेंट, ठीक है, इधर देखो, एंगल 1 को मैंने हटा दिया, ठीक है। अब क्या हो गया? 2 + 3 भी कितना हो जाएगा? लीनियर पेयर की वजह से कितना हो जाएगा? 180। तो 2 + 3 भी कितना? 180। फिर से इसको सॉल्व करोगे तो 1 + 2 वुड बी इक्वल टू 2 + 3। 2 कैंसिल, 1 = 3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। अब ये जो स्टेटमेंट है इसमें नॉट वर्ड आ रहा है, हमने तो क्या पता किया? हमने तो इक्वल पता किया। मतलब ये एक्सियम क्या है? गलत है। मतलब ये एक्सियम क्या है? कंसिस्टेंट नहीं है। आप जस्टिफाई क्या करोगे? आप ऐसे प्रूफ भी दे सकते हो, साथ में लिख भी सकते हो कि भाई साहब इस पर्टिकुलर केस में दैट इज व्हेन 2 लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। हमेशा सत्य, ऑलवेज इक्वल हमेशा होता है। ऐसा एक भी केस नहीं है जहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। तो यूनिवर्सल ट्रूथ बनेगा, लेकिन कब? जब दे आर इक्वल बोलोगे। आपने नॉट बोल दिया तो नहीं होगा ये कंसिस्टेंट, क्योंकि आपने उल्टा बोल दिया। ट्रू का उल्टा इज फॉल्स। तो ये बेसिकली यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये यूनिवर्सल फॉल्स है ये स्टेटमेंट, इसलिए कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। समझ में आया? स्क्रीन करेंगे क्लियर, मूव करेंगे नेक्स्ट पे। सेकंड है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या बोल रहा है? एक लाइन है, ठीक है, उस पे एक रे स्टैंड करिए, एक रे बना दिया आपने, ठीक है, ये एक रे बना दिया आपने। सपोज ये एंगल है P, ये Q है, ये R है, और यहाँ पे S है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। 1 + 2 वुड बी कितना? 180 डिग्री। क्या ये एक्सियम कंसिस्टेंट है? इज द सिस्टम ऑफ एक्सियम कंसिस्टेंट? 1 + 2 हमेशा 180 डिग्री होगा। सर अगर वो लाइन नहीं भी होती, अगर वो लाइन नहीं भी होती तो एंगल कितने हो जाते हैं? पूरा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब कितना होता है? 180 डिग्रीज। तो मतलब 1 + 2 हमेशा कितना होता? अगर वो स्ट्रेट लाइन होती तो 1 और 2 मिल जाते, तो 1 और 2 मिलके कितना बनाते? पूरा एंगल बनाते, विच इज हाउ मच? 180 डिग्री। तो ये जो एक्सियम है या ये जो स्टेटमेंट है वो हमेशा सत्य है, ठीक है। रात के 12 बजे भी सत्य है, सुबह के 4 बजे भी सत्य है, दोपहर में 2 बजे भी सत्य है, ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ बनेगा ये। तो ये वाली जो एक्सियम है वो क्या होगी? वो कंसिस्टेंट होगी। तो मैं क्या लिखूंगा? यस, इट इज कंसिस्टेंट एंड दिस पर्टिकुलर एक्सियम इज यूज्ड इन मॉडर्न डे मैथमेटिक्स एज लीनियर पेयर। तो वो भी जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है बच्चों।
तो स्क्रीन करेंगे हम क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ये हमें पता है। स्टेटमेंट है रीड द फॉलोइंग एग्जाम, रीड कर लिया हमने, आगे क्या करना है, आगे बोला है चेक वेदर द गिवन स्टेटमेंट सिस्टम ऑफ एग्जाम्स इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। भाई साहब ये एग्जाम कौन सी है, ये एग्जाम वो एग्जाम है जो हमारे महान यूक्लिड बाबा ने बताई है। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, एग्जाम 1। अब जो यूक्लिड ने प्रूव कर दी है उसको हम कैसे काटेंगे भाई, वो तो पूरे मैथमेटिशियन ने चेक कर ली है, सब वेरीफाई करके ही बोला है कि हाँ भाई एग्जाम कंसिस्टेंट है। तो आप क्या बोलोगे, इट इज द फर्स्ट एग्जाम गिवन बाय द यूक्लिड देयरफॉर इट वुड बी कंसिस्टेंट ऑलवेज। ठीक है, आप एग्जांपल भी दे सकते हैं। समझ में आया कौन सी एग्जाम है, ये एग्जाम 1 है। स्क्रीन करेंगे हम क्लियर, मूव करेंगे नेक्स्ट वाले पे। सेकंड, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, ये कौन सी एग्जाम है, ये एग्जाम सेकंड है। कौन सी एग्जाम किसने दी थी, यूक्लिड ने, भाई साहब मैथमेटिशियंस के या ज्योमेट्री के पिताजी ने। तो उसको हम कैसे चैलेंज कर सकते हैं, हमारे हिसाब से ये एग्जाम 2 है एंड विच इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, वो इनकंसिस्टेंट नहीं, आपको खाली बताना है। ठीक है, स्क्रीन होगी क्लियर, नहीं मूव करेंगे नेक्स्ट वाले पे। थर्ड है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ये भी क्या है, ये भी एग्जाम है। कौन सी, एग्जाम नंबर 6, याद है बच्चों, डबल वाली 6 है और आधी वाली 7 है, तो हाफ वाली कौन सी होती है, वो एग्जाम 7 हो जाती है। ये भी क्या एग्जाम 6 है, मतलब क्या है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये यूक्लिड की गिवन एग्जाम है। मैथमेटिशियंस ने सबने वेरीफाई करके देख लिया है पहले से, तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन होगी क्लियर, मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। बच्चों हमारे एक्सरसाइज तो यहाँ पे खत्म हो गई है, लेकिन आपके लिए कुछ आवश्यक सूचना है हमारी स्क्रीन पे। सूचना ऐसी है बच्चों कि यूट्यूब पे हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं और उन सारे वीडियोस में कई बार आप खो जाते हैं कि आपका स्पेसिफिक कंटेंट कहाँ है, और उस समस्या को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा सोल्यूशन है। हमारी वेबसाइट है magnetbrains.com। आप गूगल पे इस वेबसाइट को डालिए, आपको यहाँ किंडरगार्टन से लेकर 12th तक के सारा कंटेंट इजीली अवेलेबल हो जाएगा एट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। मतलब आपको क्लास 9th का चाहिए तो वो मिल जाएगा, 10th का चाहिए तो वो मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे क्लास 9 का कंटेंट देखना है तो मैं क्या करूंगा, क्लास 9 के टैब पे क्लिक करूंगा, क्लास 9 का टैब खुलेगा और मुझे यहाँ सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ज्योमेट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मैथ, सब मिल जाएगा अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से। तो मुझे जब जो चैप्टर पढ़ना है मैं वो इजीली पढ़ सकता हूं। अगर आपको सपोज मेरे वीडियोस देखने हैं तो आप क्लास 9th एग्जाम्पलर वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे चैप्टर वाइज हमने वीडियोस को अलग अलग कर दिया है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आपको जो चैप्टर, जो एक्सरसाइज, जो क्वेश्चन देखना आप इजीली यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप इजीली आपके रिक्वायर्ड कंटेंट पे डायरेक्टली पहुंच जाएं। जैसे ये मेरा एक वीडियो है, फर्स्ट चैप्टर का है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन चल रहा है और मैं वीडियो में सिखा रहा हूं, आप ये इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा चैप्टर तो पूरा हो जाता है और हम आ जाते हैं हमारे वीडियो के एंड पे। इस चैप्टर में हमने यूक्लिड ज्योमेट्री को एक्सप्लोर किया, जो कि बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री आर कंसर्न। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे और आपको इजीली सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिल गया होगा। बच्चों 5.4 में कुछ थ्योरी क्वेश्चन थे जिनके आंसर्स एग्जैक्ट लिखने की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, और आपकी उस हेल्प के लिए मैं इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में एक नोट्स का या फिर आंसर्स का फाइल भी डाल दूंगा, आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए स्टडी वेल, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, गुड डे।